गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं लास्ट 2.5 मंथ्स की बेस्ट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, जिसको आप फॉलो करके इजीली अपने सीएमए फाउंडेशन के अंदर 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं, 300 प्लस मार्क्स स्कोर करना कोई हुआ बात नहीं है। आप अपने मन में ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं तो मिडिल वाला स्टूडेंट हूँ या लोअर वाला स्टूडेंट हूँ, मैं तो ला ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपकी एक नई ज़िंदगी चालू हो रही है यहाँ से, सीएमए से, जो कि आपको डिसाइड करेगी कि आगे आप जाके मिडिल वाले बनने वाले हैं, टॉपर बनने वाले हैं या लोअर स्टूडेंट हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ, आप अपने दिमाग से ये निकालो कि यार 300 प्लस मैं नहीं ला सकता। डेफिनेटली भाई तुम ला सकते हो। और ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, तुम रिजल्ट वाली वीडियो देखो जो मैंने रिजल्ट आउट वाली वीडियो डाली थी। उसमें कितने बच्चों के कमेंट आए कि भैया आपने जो बताया था उसको मैंने फॉलो करा और मेरे इजीली 300 प्लस मार्क्स स्कोर हो गए। तो इजीली तुम्हारे भी स्कोर हो जाएंगे। बस तुम्हें वीडियो एंड तक देखनी है और जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। ठीक है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें, बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट एंड टू एंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि मैं 300 प्लस हमेशा क्यों बोलता हूँ कि 300 प्लस टारगेट करो। बिकॉज 300 प्लस टारगेट करोगे तो ईजिली पास तो हो ही जाओगे। बिकॉज अगर हम कोई ज़्यादा चीज़ को टारगेट करते हैं तो छोटी वाली चीज़ तो हमारे पास अपने आप ही आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपने फोकस करना है किसके ऊपर, 300 प्लस मुझे लाने हैं हर हालत में। बिकॉज 300 प्लस लाओगे तो ईजिली आप पास तो हो ही जाओगे। अब बात करता हूँ सबसे पहले पॉइंट की कि देखो, अगर 300 प्लस चाहते हो तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको उन चीज़ों को पढ़ना होगा जो कि ज़्यादा मार्क्स की आ रही हैं। बिकॉज कम कम मार्क्स की चीज़ें पढ़ के तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 300 प्लस मार्क्स आ जाएं। तो सबसे पहले फोकस करना है जो चीज़ सबसे ज़्यादा नंबर की आ रही है उसको फटाफट कर लेना है। और जो चीज़ सबसे कम नंबर की आ रही है उसको भी डिले रखना है, उसको एंड में करना है। मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ है। बिकॉज सब कुछ करोगे जब भी तो 300 प्लस ला पाओगे। अगर कुछ चीज़ छोड़ जाओगे और वो बाई चांस एग्जाम में आ गई तो कैसे करोगे। तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले फोकस करना है उन चीज़ों के ऊपर जो कि ज़्यादा मार्क्स की हैं, एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनको फोकस करना है। अब भैया मुझे पता क्या चलेगा कि कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आएगी। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, आप अपना बुक का फ्रंट पेज खोलो, तो फ्रंट पेज पे सारी चीज़ दे रखी हैं तो उस हिसाब से पढ़ लो। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। लॉ में और बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे पहले लॉ में बेसिस ऑफ लॉ कर लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर लो, फिर उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन कर लो, फिर उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर लो। तो ये हो गई लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन की बात। मैथ्स एंड स्टैट्स में सबसे पहले उठाओ स्टैट्स को। बिकॉज स्टैट्स क्या है, बहुत ईजी है मैथ्स के कंपैरिजन में। और जो भी नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट है वो स्टैट्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा। और स्टैट्स के ज़्यादा मार्क्स भी हैं, 60 मार्क्स। तो सबसे पहले स्टैट्स को फोकस करना। और स्टैट्स में सबसे पहले थ्योरी नहीं पढ़नी, बिकॉज थ्योरी पढ़ोगे ना वो भी बोरिंग लगने लगेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल चैप्टर से, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद इतना पढ़ लोगे ना किसी चीज़ को प्रैक्टिकली, तो तुम्हें थ्योरी अपने आप समझ आ जाएगी। तो उसके बाद थ्योरी पढ़ना तो इंटरेस्टिंग वे में रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद अब बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में इजी इजी आपको चैप्टर्स को टारगेट करना है। जैसे कौन से रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और टाइम एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं। इनसे आपको क्या इजीली मार्क्स स्कोर हो भी जाएंगे और आपको इजीली समझ आ भी जाएगा। जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको भी छोड़ना नहीं है, उनको एक इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। बिकॉज मैं आपको बताऊं, जो आपका एग्ज़ाम होता है वो बहुत इजी होता है भाई, बहुत इजी आएगा मैथ्स का एग्ज़ाम। हर बार बच्चे बहुत डरते हैं कि भैया मैथ्स एक हवा है, मैथ्स को एक हवा बना लेते हैं। बट इंस्टीट्यूट भी समझता है कि बच्चे नॉन मैथ्स वाले भी आते हैं। तो मैथ्स आपको सिर्फ एज अ नॉलेज पढ़ाया जा रहा है, वो मैथ्स बस एक नॉर्मल लेवल की रखी है आपके सीएमए फाउंडेशन में, और आपको उसी तरीके से ही पढ़ना है। एग्जाम में बहुत नॉर्मल लेवल की मैथ्स आती है। तो जो बाकी चैप्टर्स जो मैंने अभी नाम नहीं लिए उनको आपको इस तरीके से पढ़ना है कि बस हाँ इजी अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे एग्जाम में इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप उन्हें छोड़ भी जाओ और इजी क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगे यार काश पढ़ लेता तो अटेम्प्ट ही कर लेता। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको पढ़ना सब कुछ है, जो चीज़ बहुत टफ लग रही है उसको ऐसे इजी तरीके से पढ़ो। मतलब नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लो कि बाई चांस कुछ आ जाए तो इजीली आप उसको अटेंड कर पाओ। बिकॉज मेरे टाइम में भी यही हुआ था, मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता था। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने बस इजी लेवल पे पढ़ा था, नॉर्मल लेवल पे, और मेरे में बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आया था तो मैंने इजीली उसको अटेंड कर लिया। बट अगर मैं छोड़ के जाता तो मैं अटेंड नहीं कर पाता। तो मैं यही बोल रहा हूँ, हुआ नहीं बनाना, सब चीज़ों को एकदम नॉर्मल इजी अंडरस्टैंडिंग करनी है
जिससे कोई चीज़ ईजी आए तो आप उसको अटेंड कर पाओ। अब बात करूँ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में, तो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, बस एक अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको इतना रटना नहीं है। बिकॉज 15 नंबर की है तो बहुत कम, उससे मतलब आपको पढ़ाया बहुत जा रहा है, नंबर बहुत कम मिल रहे हैं। तो बस एक अंडरस्टैंडिंग करनी है। उसके बाद फोकस करना है मार्केट चैप्टर को सबसे ज़्यादा, मनी एंड बैंकिंग को फोकस करना है सबसे ज़्यादा। इतना करने के बाद तुम जाओगे डायरेक्ट किसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट क्या है, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, नंबर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, 30 नंबर। तो मैनेजमेंट को फोकस करोगे, उसके बाद जो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लेफ्ट है उसको कर लोगे, ठीक है। तो ये रही इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की बात। अब बात करता हूँ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग की। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, और जो प्रिंसिपल्स और जो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें कर लेना। जो बेसिस वाला अकाउंटिंग वाला वो करना। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स को अच्छे से घोट के पीना है, बिकॉज ज़्यादा नंबर का है और अच्छे खासे उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको जाना है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग है 30 नंबर्स की, और 30 नंबर्स बहुत होते हैं, तो सबसे पहले आपको उसको फोकस करके पढ़ना है। इतना कर लेते हो तो आपने आना है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसमें आता है जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसके बाद इनको पढ़ लेना है। तो ये मेथड आपको फॉलो करना है कि सबसे पहले किसको फोकस करना है, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको। बिकॉज इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा मार्क्स की चीज़ें आपकी जेब में आ चुकी हैं, तो इससे आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा क्रिएट होगा, जिससे आपकी हेल्प होगी 300+ मार्क्स स्कोर करने में। अब बात करूँ सेकंड पॉइंट की, तो वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है अपना ईजी सब्जेक्ट और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, कि मतलब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपके बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं और आपको ईजिली वो समझ आ जाता है। मतलब ईजी सब्जेक्ट कौन सा है, और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत टाइम लगता है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उसको समझने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी घंटे जाते हैं। तो ऐसा आपको दोनों चीज़ों में आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ईजी है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डिफ़िकल्ट है। तो इसमें अब आपको क्या फोकस करना है, बिकॉज अक्सर लोग ये करते हैं कि जो चीज़ बहुत ईजी होती है उसको इतना फोकसली पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि यार बहुत ईजी है, ये तो मैं कर लूँगा। बट एट द एंड क्या होता है कि वो एग्जाम में ईजी चीज़ को भी अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आप अपना आइडेंटिफाई करो ईजी और डिफ़िकल्ट को। जो ईजी है उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना, वो सोच के कि बहुत ईजी है मैं तो कर लेता हूँ। बिकॉज भाई जिस चीज़ को आप एकदम आराम से लेते हो ना, वही चीज़ आपको परेशान करती है। तो जो चीज़ ईजी है उसको और मजबूत करना है, बिकॉज जो चीज़ डिफ़िकल्ट है वो आपको डिफ़िकल्टी देगी, एग्ज़ाम में वो दिक्कत देगी। तो जो चीज़ ईजी होगी, अगर आपकी उसके अंदर पावर होगी ना, तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट को भी कवर कर लेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्टैट्स मजबूत है, स्टैट्स एकदम इजी भी लगती है और आपकी मजबूत भी है, और वो 60 नंबर की है, और मैथ्स आपको लगती है डिफ़िकल्ट, मैथ्स है 40 नंबर की। तो जब 60 नंबर मजबूत होंगे तो 40 नंबर आपका कुछ नहीं करने वाले, वो आपको बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रखेंगे, बिकॉज आपके दिमाग को पता है कि देख भाई तेरा 60 नंबर तो तैयार है। तो यही बोल रहा हूँ, जो चीज़ ईजी है उसको अच्छे से एकदम मजबूती कर लेनी, जिससे डिफ़िकल्ट चीज़ आपको परेशान ना कर पाए। और डिफ़िकल्ट चीज़ में आप बाई चांस स्कोर नहीं कर पाते तो वहाँ पर आपकी ईजी सब्जेक्ट आपकी हेल्प करे एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, कि देखो यहाँ पर देखो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टाइम टेबल की। अब देखो बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, दिन में जो टाइम दिख गया उसी पे बैठ गए। और भाई इसमें प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इसमें क्या होता है, किसी किसी दिन तो हम बहुत घंटे पढ़ लेते हैं, किसी किसी दिन तो हमारी कुछ पढ़ाई नहीं हुई, बिकॉज हमारा कोई टाइम ही नहीं डिसाइड ना, कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक बैठना है या फिर इतने घंटे बैठना है, कुछ डिसाइड ही नहीं है। हमारा जब मन होता है हम जब बैठ जाते हैं, जितनी देर के लिए मन होता है उतनी देर बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी, आपको प्रॉपर अपना टाइम डिसाइड करना है कि देख भाई इतने बजे से इतने बजे तक मुझे आना है और इतने घंटे मुझे पढ़ना है। अब देखो मैं यहाँ पर एक छोटी चीज़ आपको ऐड ऑन करूँगा, आपको अपने टाइम टेबल के अंदर ऐसा टाइम रखना कि मिनिमम 2 आवर्स तो हो ही। बिकॉज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो आपका एग्ज़ाम होगा ना वो 2 आवर्स का होगा, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो 2 घंटे आप वहाँ बैठोगे उसकी आपको अभी से ही हैबिट डालनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में ही बैठ जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अभी से ही हैबिट नहीं होगी तो भाई एग्ज़ाम में कैसे 2 घंटे भला लिख पाओगे तुम। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी से तुम जो भी अपना टाइम टेबल बनाओ, पहले तो बिल्कुल प्रॉपर टाइम अलॉटेड होना चाहिए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक बैठना है, बिकॉज अगर ऐसे किसी भी टाइम बैठ जाओगे ना तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले डिसाइड करना है किस टाइम पे बैठना है, और दूसरा मिनिमम 2 आवर्स तो रखना है, जिससे अभी से हैबिट क्रिएट हो एग्जाम में 2 आवर्स बैठने की। एंड अब बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट की, तो वो ये है कि आपको अपना टोटल फोकस करना है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ऊपर। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, वो सब कुछ पढ़ लेते हैं, बस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ही नहीं पढ़ते। तो ये बहुत गलत बात है। आपको सबसे पहले अपना फोकस करना है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, और बिलीव मी आपका जो 100% पेपर आने वाला है वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर से आने वाला है। तो आपको उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, उसको अच्छे से डिटेल वाइज पढ़ना है और सारे एमसीक्यूज उसके करने हैं। और मैं आपको एमसीक्यूज के बारे में एक चीज़ और बताऊं,
कि इंस्टीट्यूट में जितने भी MCQs हैं वो सफिशिएंट रहते हैं और आप एग्ज़ाम में देखोगे कि वो सेम MCQ छपे हुए आए हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को, अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है और उसके अच्छे से सारे MCQs क्लियर करने हैं, ठीक है। और MCQs में एक चीज़ और ध्यान रखना कि तुम्हें ध्यान रखना है बुक में मार्क मत करना। बुक में मार्क करोगे तो वो जब नेक्स्ट टाइम उसे पढ़ोगे ना तो अच्छा सा फील नहीं आएगा, बिकॉज वो मार्क्स दिख रहे होंगे, जो जो तुमने मार्क लगाए हैं ना, आंसर जो लगाए हैं वो दिख रहे होंगे। तो एक वो एनर्जी नहीं रहेगी, बिकॉज तुम्हारे आँख को तो दिख रहा है, वो देख तूने ऑप्शन लगा रखा है टिक। तो ये चीज़ नहीं करनी। तुम्हारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो OMR शीट पे होने वाला है। तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा, तुम 20-25 फोटो स्टेट निकलवा लो OMR की, और तुम उसी पे प्रैक्टिस करो सर्कल भर भर के। बिकॉज इससे क्या होगा, एग्ज़ाम के लिए तुम अच्छे से तैयार हो रहे हो, एग्ज़ाम में तुम OMR शीट पे कोई गलती नहीं करोगे। बिकॉज एग्ज़ाम में तुम्हें एक ही OMR मिलेगी, और उस पर अगर तुम्हारी गलती हो गई तो वो एग्ज़ाम तुम्हारा बिगाड़ देगी, फिर वो तुम्हारी कॉपी चेक ही नहीं होने देगी। तो तुम्हें उसके लिए अभी से ही तैयार होना है। OMR के 20-25 शीट निकाल लाओ फोटो कॉपी, और उसी में फिल करो। इससे क्या, बुक भी साफ़ सुथरी रहेगी और OMR पे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो रही है। एंड अब बात करूँ लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है शॉर्ट नोट मेकिंग। अब देखो भाई, तो अभी से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने तैयार कर दो, बिकॉज जो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है MCQ बेस्ड होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डिटेल में नोट्स की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर सब्जेक्टिव होता तो वहाँ पर डिटेल नोट्स की ज़रूरत होती, बिकॉज हमें सब चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए। तो MCQ है, वहाँ पर हमें पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए, बस एक दिमाग में एक पूरी पिक्चर होनी चाहिए। तो वो पिक्चर के लिए तुम्हें मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ, और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये तुम्हारी हेल्प करेंगे किस दिन, जब तुम एग्ज़ाम के पास होगे। बिकॉज एग्ज़ाम की जिस दिन तुम पास होगे ना, वहाँ पर तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए होगा, टाइम होगा बहुत कम। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ शॉर्ट में होगी उससे तुम फटाफट रिवीजन कर पाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये गलती मैं क्या, 99% बच्चे करते हैं, वो लॉन्ग फॉर्मेट में ही स्टार्टिंग से नोट्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है एंड में वो पूरा पढ़ ही नहीं पाते और कुछ चीज़ें छोड़ के जाते हैं। तो ये तुम्हें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। अभी से अपनी राइटिंग में अभी से ही अपनी राइटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और देखो, मैं तो यही बोलूँगा, तुम शॉर्ट में नोट्स बनाओ, किसी के कॉपी मत करो, किसी के लो मत। बिकॉज अपने हाथ से लिखोगे ना तो वो यहाँ पर भी छपता है, जैसे जैसे तुम कॉपी पे नोट करते हो तो यहाँ पर भी नोट होता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, अपने हाथ से बनाओ, किसी के मत लो। शॉर्ट नोट्स ही तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, जिससे एग्जाम से 2-3 दिन पहले उठाओ तो तुम्हें क्लियर पता होना चाहिए, अच्छा ये पूरा एकदम पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, पूरा डिटेल में ना पढ़ना पड़े। तो इससे टाइम भी कम बचेगा और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ भी पाओगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको आपने डेफिनेटली फॉलो करना है अगर आप चाहते हो 2.5 मंथ्स के अंदर अपना CMA फाउंडेशन पास करना है, वो भी 300+ मार्क्स से। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी एंड आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दो, तुम्हारा भाई रिप्लाई दे देगा। तो अगर तुम्हारे लिए वीडियो यूज़फुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।